हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो आज हम लोग फिर से अगला क्लास लेके आ गए हैं। हिंदी का चैप्टर 2, क्लास 10 का है। ठीक है, जो जो बच्चा 2027 में एग्जाम दीजिएगा वो अच्छा से इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, अम्बेडकर कोचिंग सेंटर पर। तो दूसरा नंबर चैप्टर 20 के दांत। दूसरा नंबर चैप्टर क्या है? 20 के दांत। आज हम लोग इसका 20 का दांत का पूरा चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, रखिए, बने रखिए। चलिए, तो 20 का दांत दूसरा नंबर चैप्टर है। इसका हम लोग का लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। देखिए, चैप्टर है 20 के दांत। चैप्टर क्या है? 20 के दांत। लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। अब जानते हैं नलिन विलोचन शर्मा के बारे में। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को। यह सवाल आपका क्वेश्चन में आएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन आंसर आएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो आप लोग थ्योरी कम से कम देखा करिए बार। चले देखिए, तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। और कहां पर हुआ था? तो पटना के बदरघाट में। ठीक, अगला सवाल आएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जो है निधन कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का निधन 12 सितंबर 1961 को। इसी का उल्टा कर दीजिएगा, आपका इसका मरण तिथि आ जाएगा, निधन तिथि। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बोलता है नलिन विलोचन शर्मा वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र। नलिन विलोचन शर्मा जो था रामावतार शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र था। और रामावतार शर्मा क्या था? वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र था। माता का नाम रत्नावती शर्मा थी। नलिन विलोचन शर्मा का माता का नाम क्या थी? रत्नावती शर्मा। और पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिता का भी नाम पूछता है वहां पर। क्या पूछता है कि नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा। माता का भी नाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ठीक, तो इस सब को भी ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए देखिए, तो माता का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई कहां से किया? पटना कॉलेजिएट से। तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। उसने संस्कृत और हिंदी में एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पटना विश्वविद्यालय से किया। किसने? तो नलिन विलोचन शर्मा ने। याद रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए अगला। अब इसका प्रमुख रचना देखिए क्या क्या था। उसने क्या क्या लिखा था? सबसे पहला दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य आदि। ये इसका प्रमुख रचना था। नलिन विलोचन शर्मा का ये प्रमुख क्या था? रचनाएं था। चलिए इसके आगे बढ़ते हम लोग। अब पाठ का परिचय देख लेते हैं। ये इसमें जो है ना सारांश रहेगा, सिर्फ ज्यादातर इसका पढ़ाएंगे नहीं। ठीक, परिचय में इसमें क्या क्या पढ़ना ध्यान दो। प्रस्तुत कहानी 20 के दांत में मध्यम वर्गीय अंत विरोधों को उजागर किया है। इसमें सवाल ये भी आएगा कि 20 के दांत जो है किस विद्या से, किससे लिया? तो किसमें किसका कहानी है? उसमें मध्यम वर्गीय का। किसका काम? उसमें काम किया गया, किसके बारे में बताया गया? मध्यम वर्गीय। जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग मध्यम वर्ग में आते हैं। हम लोग न तो ज्यादा उच्च वर्ग है, न तो ज्यादा नीचा वर्ग है, मध्यम वर्ग में है। ठीक है, तो उसमें मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया। किसमें बताया गया? कहानी में क्या बताया? 20 के दांत में मध्यम वर्ग के बारे में। ठीक है, आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय हैं, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। ठीक है, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। ठीक है, चलिए ध्यान दें। अब देखिए पाठ का सारांश।
सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब क्या थे? ये कहानी का जितना भी है पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे, ये सारांश है उसका, मेन मेन भाग उसको उठा के यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी। उनकी कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां। एक लड़का था, 5 लड़की पे क्या था? एक लड़का। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती न थी। लड़कियां किसी चीज को तोड़ती फोड़ती न थी। दौड़ती और खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त। लड़कियां दौड़ती खेलती उलती घूमती फिरती थी तो सिर्फ कब? केवल शाम के वक्त। सेन साहब नई मोटर कार ली थी, स्ट्रीमलैंड। मोटर कार का नाम क्या था? स्ट्रीमलैंड। ये भी याद रखिएगा कि सेन साहब का मोटर कार का नाम क्या था? स्ट्रीमलैंड। काली चमकती हुई, कलर कैसा था? काली चमकती हुई, खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। सेन साहब को उस गाड़ी पर क्या था? नाज था। एक धब्बा भी ना लगने पाए। क्लीनर, सफाई वाला और सोफर ड्राइवर को सेन साहब की सख्त ताकीद थी। ठीक। चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। नाउम्मीद बुढ़ापे आंखों की तारा था, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही। उसका जो बेटा था उसका नाम था खोखा। क्या नाम था? खोखा। ठीक है। एक दिन की बात है कि सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का एक बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था। गाड़ी को छूकर क्या कर रहा था? गंदा कर रहा था। सोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी। उल्टे सोफर से ही क्या हुआ? उलझ पड़ा। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। वो मामला खत्म होने हुआ था, खत्म ही हुआ था कि खोखे ने क्या किया? मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा को चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। खोखा का रियल नाम क्या था? कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। अब इसको बिजनेसमैन, इंजीनियर बनना चाहता। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिया के हवा निकाल दी थी। कासू ने गाड़ी का अगला पिछला पहिया का हवा खत्म कर दिया था। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे, को उसको बुलाया। उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। उस दिन गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। क्यों की? तो मदन उसका गाड़ी को छू लिया, गंदा कर दिया था। अब छुआ कि नहीं छुआ? अब सोफर जो होता है उसका सफाई कर्मी, तो वो बोला, उसको डांटा वाटा होगा, ठीक ना, शायद बच्चा को ढकेल दिया होगा। तो उधर से उसका मम्मी आया, काहे ढकेले, है ना, तो दोनों में बकझक हो गया। अब वो आवाज देख के सेन साहब को बुला लिया कि देखिए ये हमसे उलझ रहा है, उल्टे मेरा अपना गाड़ियों को छू के गरात खराब खस्ता कर दिया, गंदा कर दिया, और उल्टे हमले पर उलझ रहा है। ठीक। अब वो सेन साहब लेडीज से क्या लड़ता? तो वो उसका पति उसी का काम करता था, ठीक ना, किरानी का। उसी को बुला के खरा खरा सुनाया कि तुम अपना बीबी को संभाल लो, अपना बच्चा को संभाल के रखो, अच्छा से ज्ञान दो, थोड़ा लुच्चरपनी मेंटेन करता है। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। दूसरे दिन मदन क्या कर रहा था? कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मदन ने भी क्या किया? अपना उस दिन का बदला ले लिया। जा अपना बाप के वहां गाड़ी है, वहां खेलो, यहाँ कुछ जाया मेरे सामने। उसको क्या किया? फटकार के। कासू को गुस्सा आ गया। कासू क्या आ गया? अब अमीर का बाप बेटा जानबे करता हो कितना आता है, अरे हमको नहीं खेलने देगा।
वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था। कासू जो था उसी उम्र में अपने बहनों पर, अपने नौकर तोकर पर हाथ चला देता था। ठीक। और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे, उसने ना आ देखा ना था, मदन को एक गुस्सा गज दिया। अब उसको नहीं खेलने देगा तो उसको गुस्सा आया, भाई हमको काहे नहीं खेलने देगा, निकाला दो। मदन ने कासू पर टूट पड़ा। मदन ने कासू पर, उस समय थोड़ी जानता तुम अमीर का बेटा है कि हम गरीब का बेटा है, तो हमको मारेगा हम छोड़ देंगे। दिया 2-3 फाइट मदन भी, उसका 2 दांते अगला तोड़ दिया, है ना। टूट पड़ा, उसकी मरम्मत जमकर कर दी। कासू की मरम्मत मदन ने जमकर कर दी। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। मदन घर, अब जान रहा था हम गलती तो बरका कर दिए हैं, घर जाएंगे तो हमारा तो हालत खराब हो जाएगा, मार पीट के तो बराबर कर देगा। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यही है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। मतलब उसको डेली मार लगता था, कुछ ना कुछ गलती करिए देता था, लेकिन आज वो बहुत बड़का गलती कर दिया है ना। शहंशाह मतलब सबसे बड़ा आदमी, उसका बेटा को मार दिया, 2 दांत तोड़ दिया है, उसको आज बेहतर मार लगने वाला, वही सोच में उसको पड़ा है कि हमको सब दिन से ज्यादा आज मार लगेगा। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया। चुपचाप रसोई घर में घुस के वो पूरा पेट भर खा लिया। फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा कि अंदर में मम्मी पापा क्या बात कर रहा है हमारे बारे में, मारेगा। तब तक मदन का पैर किसी बर्तन से टकरा गया। मदन के पिता गिरधर लाल ने मदन को देख लिया और मदन की और बढ़ा। मदन का पिता ने मदन को देख लिया और क्या हुआ, गिरधर मदन के आगे बढ़ा। मदन को देखकर उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए। मदन को देखकर उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए, मतलब उस पर गुस्सा था। होना था कि नहीं होना था पता नहीं, पहले शायद उसने कहा, उसको मन में था ठीक किया जो किया है कि उसको वहां से नौकरी में हटा दिया गया है। गिरधर को क्या किया था, सेन साहब ने नौकरी से हटा दिया। देखा तो मदन को देखकर उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। उसको नौकरी से निकाले। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। तुम्हारा बाप उसका बाप के सामने एकदम हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, मुंह से शब्द नहीं निकलता है, लेकिन और तुम है बेटा को दिया पर फाड़ के। नहीं, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है। स्वार्थवश, स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अगर तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है तो तुम्हारा हम 2 बात के एक बात नहीं सुनेंगे, ज्यादा बनेगा फोड़ फाड़ के रख देंगे, है कि नहीं है। तो उसके काम करता था, उसीलिए उससे नहीं उलझता था कि हमको काम से भगा देगा, फिर हमको ढूंढना पड़ेगा जहां तहां काम, इसलिए वो ज्यादातर सुन के रह जाता था। लेकिन अब तो उसका काम तो वहां से हटा दिया, उसको भगा दिया है, अब उसका काहे सुनेगा उसका। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था। इसी दोष के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते भी क्या करता था, पीटता था, क्योंकि 20 के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। 20 के दांत टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। 20 के दांत लगल था हुसैन साहब, वही था 20 के दांत, है ना। तो ये आपका 2 नंबर चैप्टर का सिर्फ सारांश था, ये पूरा कहानी नहीं बताए। कहानी और पढ़िएगा तो और अच्छा से पढ़े, इसमें और बहुत अच्छा हंसने वाला चीज है, ठीक ना। तो ये सिर्फ सारांश बताएं जो कि आपका एग्जाम के व्यू अच्छा है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा ना कि खोखा का दांत किसने तोड़ा, कितना दांत तोड़ा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, उसका जन्म कब हुआ था, उसका गाड़ी का क्या था, उसमें गाड़ी का दाम भी लिखा है, ठीक ना। 7,000 7,500, ठीक है। चलिए अब हम इसका दूसरा क्लास में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।